Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दीजिए। क्या एक बार सारे के सारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय, हमारी प्यारी मां भारत मां की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं, मेरे को सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए भारत माता की जय, कि हमारी प्यारी मां भारत मां की जय। गुड इवनिंग कुणाल, रिद्धि, प्रथम, जानवी, सौम्या, कंचन, हर्षवर्धन, इकरा, आयुष, अनिकेत, लक्ष्मण, जसलीन, आकांक्षा, सृष्टि। क्या बात है मेरे सारे प्यारे छोटे भाई बहनों का स्वागत है इंडिया के सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका अपना प्रिय पुत्र सुनील, अका आपका बड़ा भाई सुनील भैया। ठीक है, तो लेक्चर को चालू करने से पहले आप सभी को श्रावण मास के, यानी जिसे आप सावन भी कहते हैं, तो श्रावण मास या सावन के सबसे पहले सोमवार की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, ताकि आप जीवन में धर्म का पालन करें और सत्य बोलने की कोशिश करें। हमेशा मंत्र जीवन में आपके चले, सत्यम वद धर्मम चर, यानी कि सत्य बोलना है, सत्य का साथ देना है, धर्म के रास्ते पे चलना है। धर्म का रास्ता मतलब सही का रास्ता, सबके साथ सही करने की कोशिश हमें करनी है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसी बात के साथ चालू करते हैं हम लोग यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 5, जिसे हम कहते हैं, अरे ये क्या हो गया, पार्टिकल नेचर कैसे आ गया भाई, माफी चाहेंगे छोटी सी, यहां पर स्लाइड में कुछ दिक्कत आ गई है। ये पहले वाली स्लाइड तो नहीं आ गई, नहीं ठीक है, स्लाइड इज राइट। इसको आप करेंगे पार्टिकल नेचर, यानी यहां पर आज हम डिस्कशन करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यहां पर ही आज हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज वेल एज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। या आज की क्लास में ही इन चीजों का डिस्कशन होगा। गलती से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक दोस्तों मेरे को आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं करा है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और आज यहां पर चर्चा होगी पार्टिकल नेचर की। अब इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद यहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी। अब ये बहुत ही बेसिक लेवल पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आपके सिलेबस में मेरे को प्रॉब्लम यहां पर यह है कि सारी चीजों को बहुत छोटा छोटा दे रखा है, जिससे कि बच्चे की कंसेप्ट क्लैरिटी बन ही नहीं पाती, उसको समझ ही नहीं आता मैं पढ़ क्यों रहा हूं ये, है ना। पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर एक बात के पीछे का अगेन रीजन बताऊं, एक कहानी बताऊं और एक आसान तरीके से आपके दिमाग में इस बात को घुसा दूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप बोलेंगे सुनील भैया वेव नेचर से आप एकदम से पार्टिकल नेचर के ऊपर कहां से आ गए, यानी आप तो वेव 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 के बारे में बात कर रहे थे, एकदम से आपको पार्टिकल नेचर कहां से आ गया दिमाग में कि आज हम पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो देखिए अगेन यहां पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बोहर को रदरफोर्ड के मॉडल को सही साबित करना है। अब उस मॉडल को सही साबित करना है क्योंकि वहां पर क्या आ गया, मैक्सवेल आ गए हैं, और मैक्सवेल वहां पर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी लगा के रदरफोर्ड को गलत साबित कर रहे हैं। तो यहां पर बोहर साहब को पार्टिकल थ्योरी की सबसे ज्यादा एक्चुअल नीड उनको पार्टिकल थ्योरी की पड़ेगी, जिसको वो यूज करके रदरफोर्ड के मॉडल को सही साबित करेंगे, यानी सही तरीका बताएंगे कि रदरफोर्ड क्या कहना चाहता होगा या उसका मॉडल कैसे सही है। उस मॉडल में रेक्टिफिकेशंस वो बताते हैं कि किस तरीके से हमने सही कर दिया उस मॉडल को और किस तरीके से वो रदरफोर्ड को बचाते हैं, वो एक पूरी कहानी यहां पर है। अब ऐसा एक्चुअल में नहीं बात है कि रदरफोर्ड को बचा रहे हैं, वो मैं बस आपको एक स्टोरी का फील दिलाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो बोहर साहब यहां पर बात करेंगे फोटॉन्स के बारे में। ठीक है ना, अभी फोटॉन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, धीरे धीरे आप समझोगे। इस पे ज्यादा वजन नहीं डालना है, आपको सिर्फ यह समझना है कि यहां पर जो बोहर साहब एटम के स्ट्रक्चर को समझाते हैं, तो वहां पर वो फोटॉन्स यानी एनर्जी पैकेट्स के बारे में चर्चा करते हैं, टू एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अदर ऑर्बिट। अब ये क्या होता है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, इस पे ज्यादा वजन लेने की जरूरत नहीं है। और इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको लाइट का पार्टिकल नेचर समझना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपको पार्टिकल नेचर समझना पड़ेगा।
अभी लास्ट क्लास में आपने समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के फॉर्मेट में होती है, राइट। आज आप यहां पर जानेंगे पार्टिकल नेचर के बारे में, पार्टिकल नेचर के बारे में जानेंगे, यानी कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स और पार्टिकल्स दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। अब ये पार्टिकल क्या है, वेव क्या है, वेव क्लियर हो गया। आज हम पार्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको धीरे 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 चीजें समझ में आएगी, टेंशन मत लेना। मैं फिर से बता दूं, आराम से सुनना, पेशेंस रखना, तभी समझ में आएगा, वरना याद करना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो आराम से बस सुनना, ठीक है, ठीक है। देखिए ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं दोगलापन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट का। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, जैसे आपके जीवन में लोग हैं ना, दोगले लोग हैं, उसी प्रकार लाइट यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी दोगली है। उनके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। इसको कहते हैं दोगलापन, दोगलापन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दोगलापन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। अब वेव नेचर तो आपने लास्ट क्लास में समझ लिया, अब आज की क्लास में आप लोग पार्टिकल नेचर के बारे में समझेंगे। यानी एक तरीके से दोगलापन है, वेव की तरह भी बिहेव करूंगी, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करूंगी, जब मेरा मन करेगा जैसे बिहेव करना है वैसे बिहेव करूंगी। समझ गए? हाँ, पार्टिकल मतलब छोटे छोटे कण, ठीक है। तो वेव आप समझ गए, पार्टिकल नेचर आज आप समझेंगे, तो बस धीरे धीरे मेरी बातों को आप सुनना। अब सबसे पहला, पार्टिकल थ्योरी आई ही क्यों थी? जब हमारे पास क्लासिकल कंसेप्ट था, जब हमारे पास वेव थ्योरी थी, यानी कि क्लासिकल कंसेप्ट हमारे पास था, ओल्डर हमारे पास कंसेप्ट थे, तो पार्टिकल थ्योरी के आने की जरूरत क्या पड़ी, यह बच्चों के दिमाग में सवाल आता है। तो पॉइंट यहां पर यह है कि ये जो चार चीजें हैं, ये वेव नेचर नहीं समझा पा रहा था, यानी कि जो आपका क्लासिकल कंसेप्ट है वो ये चीज नहीं समझा पा रहा था। आप समझ रहे? ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दोस्तों और बढ़ते गए तो लोगों को समझ में आया कि ये चार बातें जो हैं वो वेव नेचर नहीं समझा पा रहा है, इसका मतलब यहां पर कुछ और नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो ये क्लासिकल कंसेप्ट यहां पर इन चार चीजों को समझा नहीं पाया था। अब ये चार चीजें क्या है? ये चार चीजों में सबसे पहली चीज है द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी एक्चुअल में ये क्या है, इसको वेव थ्योरी नहीं समझा पाई थी, क्लासिकल हमारे पास जो थ्योरीज हैं वो नहीं समझा पाई थी। समझ में आ गया? इसको बेसिकली मैं बोल देता हूं एक तरीके से क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो इस पर्टिकुलर चीज को समझा नहीं पाई थी, उसमें इतना दम नहीं था, उसका कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी कि वो इसको समझा सके। दूसरा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट, दैट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। तो ये बिल्कुल नहीं समझा पाए। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये भी नहीं समझा पाए। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ये चार चीजें हम धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो वेव नेचर यानी कि जो क्लासिकल थ्योरी थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, उसके अंदर इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी कि वो ये सारी बातों का हमें आंसर कर सके, हमें समझा सके। तो इसीलिए फिर पार्टिकल थ्योरी आई, यानी कि प्लैंक साहब की थ्योरी आती है और वो हमें चीजें समझाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये थ्योरी आई है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आप इसको कहीं से भी पढ़ लो, आपकी किताब से, स्कूल करिकुलम से, जहां से भी आप पढ़ते पढ़ लीजिए, आपको कोई रीजन ही नहीं बताएगा कि आप ये एक्चुअल पढ़ क्यों रहे हो और एक्चुअल इसका मतलब क्या है। एक्चुअल मतलब कोई बताएगा ही नहीं, सब हल्का हल्का ऊपर ऊपर का बताएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा आपने पढ़ा क्यों था। अच्छा, कितने बच्चों ने पढ़ लिया? आप में से कितने बच्चों ने यह टॉपिक पढ़ लिया है? कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ। और आपको क्या इसके पीछे का रीजन समझ में आया कि आपने आज तक ये पढ़ा ही क्यों था? फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मेरी बात लॉजिकल लगेगी।
मैं आपको वो साइंटिफिक थिंकिंग देके जाऊंगा, पर पहले आप बताओ कितनों ने पढ़ा और समझ में आया? हां भैया जल्दी बताओ। मैंने पढ़ा, नहीं समझ में आया, मैंने पढ़ा, नो, मैंने यस, नो, मैंने यस, पढ़ लिया सर, ठीक है। क्या आपको रीजन समझ में आया कि आपने क्यों पढ़ा है? क्या आप ये डिकोड कर पाए कि ये एक्चुअल में क्यों पढ़ रहे थे? अरे क्या लॉजिक था, समझ में आया, सब ऊपर से निकल गया? चलो अब मैं आपको बताता हूं। अब इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरे हर एक शब्द को पकड़ना, आपको मजा आ जाएगा कंसेप्ट का, ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूं। तो मैं इसके अंदर स्टीफेंस लॉ या बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज लगते हैं, मैं उसके अंदर अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर हमारे कोर्स में नहीं है। पर यहां पर मैं आपको एक बढ़िया फील तो दे दूंगा। अब ध्यान से देखो, मैं यहां पर बोलता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें मजा ना आए तो तुम मुझे बता देना कि भैया मजा नहीं आया। मान लो मेरे पास यहां पर एक एप्पल पड़ा हुआ है, और एप्पल यहां पड़ा है, और सूरज की रोशनी यहां से आती है और एप्पल पे गिरती है। एप्पल पड़ा हुआ है, सूरज की रोशनी आती है और एप्पल पे गिरती है, और एप्पल क्या करता है? एप्पल इसमें से कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करता होगा? भाई अगर कोई चीज लाल दिख रही है, ये आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ी है, अगर कोई चीज ये मान लीजिए नीली दिख रही है, कोई चीज लाल दिख रही है, इसका क्या मतलब है? कि भाई वो उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही होगी, हमारी आईज रिसीव कर रही है, तो हमें वो लाल दिख रही है। तो मैं इतना मान के चलता हूं कि ये लाल इसीलिए दिख रही है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स रेड लाइट। इतनी बात तो मैं कामना करता हूं सारे मेरे भाई बहन समझ रहे होंगे कि ये एप्पल पे सूरज की रोशनी गिरी तो ये लाल लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो लाल लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो भैया लाल दिखता है। बहुत अच्छी बात है सुनील भैया, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने कही। पर इसमें एक बात और आती है सुनील भाई, सूरज की जो रोशनी आती है वो खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सारे के सारे बच्चे बोलेंगे हाँ ये तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सुनील भैया सनलाइट जो है वो तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। भाई सनलाइट क्या है, आप अपने दिल से बताइए। सनलाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो अगर लाल रिफ्लेक्ट कर रही है तो बाकी कहां गई? बच्चों के दिमाग में सवाल आना चाहिए, ये लाल है, सूरज की रोशनी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तू लाल रिफ्लेक्ट कर रही तो बाकी कहां गई? पेट में, पेट में चली गई ना, बाकी एब्जॉर्ब कर ली। हाँ, तो बच्चा कहता है वाह सुनील भैया मजा आ गया, इसने लाल लाइट को रिफ्लेक्ट किया और बाकी लाइट्स को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ये तो सिंपल बात है। अब वो बच्चे जिन्होंने यहां पर साइंस और फिजिक्स को या केमिस्ट्री को बहुत डेप्थ में पढ़ा, उनको एक बात पता है कि भाई अगर ये बाकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कहेंगे? हमने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी। पहले मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठे थे, अब रेडिएशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? डांस करने लगे। अरे भाई ये जो सूरज की रोशनी आई, लाल रिफ्लेक्ट किया, बाकी तो एब्जॉर्ब कर ली, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब। और भैया एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, पागल हो जाएंगे, नाचने लगेंगे, दौड़ेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो सुनील भैया आप ये बताइए, अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो टेम्परेचर तो एप्पल का बढ़ना चाहिए। भाई आप कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, लाल रिफ्लेक्ट किया, बाकी एब्जॉर्ब करी, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसका तापमान बढ़ना चाहिए। तापमान तो नहीं बढ़ रहा, तो फिर यहां क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या एप्पल का टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का जिगलिंग मोशन, जिगलिंग मतलब वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? एक्सेलरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्सेलरेट हो जाते हैं। एक्सेलरेट होने के बाद वो खुद के अंदर से थर्मल रेडिएशंस को इमिट करते हैं, एंड टेम्परेचर इसीलिए नहीं बढ़ता। मेरी बात को समझिए, आपने यहां पर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी, इसने लाल को रिफ्लेक्ट किया, बाकी एब्जॉर्ब करी। तो बच्चों का सवाल यह आता है कि अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा है। पर हमें पता है कि जैसे ही यहां पर इसकी जिगलिंग बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गया है, और अगर एक्सेलरेट हो गया है तो अपने अंदर से एक स्पेशल प्रकार की रेडिएशन को इमिट कर देगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और ये किस में रहेगा?
इट विल स्टे इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसके बारे में आप अभी आगे पढ़ोगे। थर्मल इक्विलिब्रियम टर्म क्या होता है? तो ये अपने अंदर से एक थर्मल रेडिएशन को निकालती है, थर्मल रेडिएशन, ठीक है ना। ये अपने अंदर से एक थर्मल रेडिएशन निकालती है जो कि मोस्टली इंफ्रारेड रीजन में होता है, मोस्टली आईआर रीजन, आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड रीजन में होता है। तो इसी वजह से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ये तो बात हो गई हमारे पास यहां पर पहली। मैं यहां पर आपसे बात करता हूं दूसरी। अब आप कहेंगे सुनील भैया, यानी कि कोई इंसान गोरा या काला जब दिखता है तो उस पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे प्यारे प्यारे सुनील भैया हैं, तो सुनील भैया के शरीर में जो कलर हमको दिखता है, उनके हाथों में, उनके चेहरे में, तो इसका मतलब ये सेम कंसेप्ट लगता होगा कि सूरज की रोशनी सुनील भैया के चेहरे पर पड़ती है, कुछ लाइट वो रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। ये सनलाइट उनके चेहरे पे गिरती है, ध्यान से सुनना बेटा, ये सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर गिरती है, कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी को एब्जॉर्ब करते होंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी को अपने अंदर से इमिट कर देते हैं। तो वो क्या होती है? थर्मल रेडिएशन होती है। इस बात पे क्या सारे मेरे दोस्त मेरे साथ अलाइंड होंगे? अब आप कहेंगे इसका मतलब हम इंसान भी आईआर रेडिएशन निकालते हैं। 100% मेरे राजा, मैं, तुम, हम सब अपने अंदर से थर्मल रेडिएशन रिलीज करते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इंफ्रारेड। जो कैमरा आता है ना, उसमें अगर आप खुद को देखेंगे तो आपकी बॉडी से रेडिएशन निकलती हुई नजर आएगी राजा। जाके गूगल पे आप चेक कर लीजिएगा। हम भी हमारे अंदर से, मैं अभी भी निकाल रहा हूं, आप भी निकाल रहे होंगे, हम सब अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो दिखती क्यों नहीं है? विजिबल रीजन में नहीं है। विजिबल रीजन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सिर्फ ये दिखता है, इंफ्रारेड नहीं दिखती। तो ये क्या है? ये भी मोस्टली आईआर रीजन में होती है। समझ में आ गया? अरे वाह 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 वाह। अरे भाई, तुमने देखा है डिस्कवरी पे कभी दिखाते हैं सांप या कुछ अजगर होते हैं, उनको ऐसे बॉडी के अंदर इंफ्रारेड वाले फोटो में दिखाते हैं, उनकी बॉडी मतलब ऐसा डिटेक्ट करती होगी, है ना। या इंफ्रारेड कैमरा की फोटोज देखना, तो हमारी बॉडी के लिए भी निकलेगा कि वहां पर इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है। समझ गए? क्लियर है? तो अगर हमारी बॉडी पे धूप पड़ती है या एप्पल पे धूप पड़ती है, तो वो जो भी कलर का दिखता है वो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे तो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि थर्मल रेडिएशन निकालेंगे, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन होगी। इंफ्रारेड रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसकी वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर रिमेन्स सेम। समझ में आ गया? टेम्परेचर रिमेन्स सेम। क्या बढ़िया पढ़ा दिया। अब आपको कुछ बेसिक बातें समझ में आई। अब मैं आपको एकदम थोड़ा ऊपर लेवल पे लेके जाता हूं, आपको मेरी बात से मजा आने लगेगा। आप कहेंगे यार भाई साहब मजा आ रहा है, अब साइंस का थोड़ा फील आ रहा है। मान लीजिए मेरे राजा, इस एप्पल को लाल, ह्यूमन बॉडी। अब मेरा थोड़ा मन कर रहा है, मैं क्या करूं, थोड़ी पेंटिंग करूंगा, थोड़ी पेंटिंग 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 पेंटिंग। और भाई साहब हमारा एप्पल कटी नहीं गयो, भाई साहब एप्पल को नहीं दिख रही हो, भाई साहब एप्पल को नहीं दिख रही हो, एप्पल काले कलर को हो गयो। अरे एप्पल कहां गया, एप्पल कहां गया भैया, एप्पल कहां गया भैया, एप्पल कहां, दिख ही नहीं रहा। हाँ, अब ये एप्पल क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यही है हमारा काला एप्पल। एप्पल दिख रहा है क्या? अभी तो दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, अभी तो दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, अभी तो दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, अभी तो दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा। इसका क्या मतलब है? काले रंग से कुछ ना कुछ यहां पर गेम हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी यहां पर मैं यह कह सकता हूं, यह क्यों नहीं दिख रहा, मैंने इसको बिल्कुल काला कलर, ये वाला काला नहीं, यह परफेक्टली ब्लैक नहीं है। आप कहेंगे सर आपकी टी शर्ट तो दिख रही है, यह परफेक्टली ब्लैक नहीं है। अगर यह परफेक्टली ब्लैक होती तो तुमको दिखती नहीं। संसार में अगर कोई चीज परफेक्टली ब्लैक होती तो दिखती नहीं है, वो ये परफेक्टली ब्लैक होता तो दिखता नहीं। ये देखो परफेक्टली ब्लैक है, एप्पल नहीं दिख रहा ना, अब नहीं दिख रहा एप्पल, ये देखो
ये यहां पे सॉफ्टवेयर में हमने जब कलर किया ये परफेक्टली ब्लैक है, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा। ये एप्पल है या नहीं अब हमें नहीं पता। ये देखो गायब हो गया एप्पल, कुछ नहीं दिख रहा यानी काला है। अब समझो काली बॉडी कैसे एक्ट करती है। अरे भैया ध्यान से देखना, धीरे धीरे, एक बार में नहीं समझ में आएगा, मैं 2-3 बार बोलूंगा तो समझ में आएगा। अब देखिए सनलाइट क्या है, सनलाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या बात है। अब सुनील भैया यहां पर अगर ये काला है, कैसा है, कैसा है, परफेक्टली ब्लैक एप्पल है, परफेक्टली ब्लैक। आइडियल केस, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज परफेक्टली ब्लैक हो, मान के चलते हैं परफेक्टली ब्लैक है। आइडियल केस ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं। अब जैसे ये काला है तो परफेक्टली ब्लैक बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। उसको पूरी तरीके से अटेन करना बहुत मुश्किल है, कंप्लीटली अटेन करना बहुत मुश्किल है। आसपास जा सकते हो, कंप्लीटली अटेन नहीं कर सकते। तो यहां पर हमें यह समझ में आ रहा होगा सुनील भैया कि ये काली बॉडी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिर रहा होगा। तो यहां से इधर अगर हम बात करें तो यहां पे ये कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा, नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब मैं क्या मानूं, इसका मतलब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इतनी बात से कितने बच्चे अग्री करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां गिरी तो ये जो एप्पल है अगर ये परफेक्टली ब्लैक होता तो ये कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसका मतलब इसने सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। पर सुनील भैया अगर सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है तो फिर से इलेक्ट्रॉन्स का जिगलिंग मोशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे और अपने अंदर से फिर से यहां पर एक रेडिएशन निकालेंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल रेडिएशन कहेंगे। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ब्लैक बॉडी क्या रहेगी, सेम टेम्परेचर पे रहेगी। क्या टेम्परेचर चेंज होगा क्या यहां पे ब्लैक बॉडी का, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी वोंट चेंज। ठीक है, क्या यहां पर कोई टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी वोंट चेंज। इतनी बात समझ में आ गई क्या, यह बात समझ में आ गई क्या। यहां से यहां से यहां से 3 सिचुएशंस मैंने आपको समझाई। क्या आपको एक बेसिक यहां पर एक साइंस की अंडरस्टैंडिंग आई, क्या आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस आई कि एप्पल लाल क्यों दिखता है, क्योंकि यहां से सूरज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, यह लाल को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स का जिगलिंग मोशन यानी एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से क्या करते हैं, थर्मल रेडिएशन को इमिट करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करते हैं, और इसकी वजह से टेम्परेचर सेम रहता है। वरना बच्चे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का अगर मोशन यहां पे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन अगर यहां पर इनका ऐसे 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 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन टेम्परेचर इसीलिए नहीं बढ़ता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होने के कारण खुद के अंदर से थर्मल रेडिएशन इमिट करते हैं और टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर हमारा सेम रहता है एप्पल का। यही ह्यूमन बॉडी के साथ होता है। अगर सूरज की रोशनी पड़ती है, अभी अगर आप मुझे देख पा रहे इस लाइट में, तो यहां पर जो भी मैं कलर का दिख रहा हूं वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बाकी सारी रेडिएशन मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मेरी बॉडी के अंदर एक्सेलरेट होंगे और यहां पर थर्मल रेडिएशन को इमिट करेंगे, जो कि आप आईआर रीजन में होती है, जो आप आंखों से नहीं देख सकते लेकिन आईआर कैमरा से देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस एप्पल को पूरा परफेक्टली ब्लैक कर दूं, बिल्कुल काला कर दूं, तो ये क्या करेगा, ये यहां पर कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए तो काला है। कोई भी चीज जो काली है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। अंधेरा कभी दिखता है क्या, परफेक्टली ब्लैक मतलब अंधेरा। तो ये सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जीरो रिफ्लेक्शन करेगा। अब जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी एक्सेलरेट होंगे और रेडिएशन इमिट करेंगे, जो कि हमारे पास होगी थर्मल रेडिएशन, है ना। तो टेम्परेचर इस ब्लैक बॉडी का भी नहीं बदल रहा, है ना। क्या बात है सुनील भैया, ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, कोई भी इसमें दिक्कत हमको नहीं आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बारे में पॉइंटर बाय पॉइंटर समझते हैं और मजा आने लगेगा, कंसेप्ट अपना लगने लगेगा। आइए पॉइंटर बाय पॉइंटर इस चीज की चर्चा करते हैं।
द थर्मल रेडिएशन emitted by a body, the thermal radiation emitted by a body that can absorb and emit radiations of all frequencies, यानी कि वो बॉडी जो सारी फ्रीक्वेंसीज यानी कि जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करी, पूरी की पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है और पूरी की पूरी को वापस एमिट कर दे रही है. बॉडी दैट कैन एब्जॉर्ब एंड इमिट रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज is called a black body. और ये जो रेडिएशन यहां पर इमिट कर रही है, ये जो थर्मल रेडिएशन यहां पर इमिट कर रही है, दैट थर्मल रेडिएशन इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. यानी यहां पर ये जो थर्मल रेडिएशन निकलेगा इसे हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन. मेरी बात आपको समझने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दीजिए. पहली बार आप धीरे धीरे कंसेप्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सूरज से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि सनलाइट यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. ब्लैक बॉडी ने सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, रिफ्लेक्शन 0 है. सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इसके एक्सेलरेट हुए होंगे और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स खुद के अंदर से रेडिएशन इमिट करते हैं. इन्होंने थर्मल रेडिएशन को इमिट किया जिसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अब यहां पर टेंपरेचर क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उतनी की उतनी वापस निकाल दी है, इसीलिए टेंपरेचर यहां पर नहीं बढ़ेगा. टेंपरेचर यहां पर नहीं बढ़ेगा. क्या बात है, बहुत बढ़िया सुनील भैया, बहुत बढ़िया सुनील भैया. यानी यहां पे टेंपरेचर ऑफ ब्लैक बॉडी वोंट चेंज, यहां पे इसके टेंपरेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. ठीक है. The thermal radiation emitted by a body that can absorb and emit radiation of all frequencies called as black body radiation. और जो ये बॉडी करती है इसको ब्लैक बॉडी कहते हैं. अब दूसरे पॉइंटर पे चलते हैं. पूरा फोकस स्मार्ट बोर्ड पे रखना, कहीं पर भी मत जाना वरना खो जाओगे. समझ में नहीं आया कंसेप्ट पढ़ाई क्यों था. और एक बार एनसीईआरटी की रीड लगा देना तो तुमको समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी कितना कंफ्यूज करती है तुमको. एक बार रीड लगा लेना. The different colors that come out of black body depends on its temperature. अब आप बोलोगे एक मिनट. The different colors that come out of the black body depends on its temperature. अच्छा, समझो क्यों बोला मैंने. देखो यहां पर हमने ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल क्यों लिया है. अब अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि ये जो ब्लैक बॉडी है ये भी बेसिकली आपके पास ब्लैक है, राइट. ये आपके पास पूरी तरीके से भी क्या है, ब्लैक है. और ये वाली बॉडी आपके पास रेड है, लेकिन इसमें से लाल कलर बाहर आ रहा था क्योंकि ये लाल को रिफ्लेक्ट करके बाकी सारे एब्जॉर्ब करके थर्मल रेडिएशन रिलीज कर रहा था. ये सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहा था, उसके बाद कुछ भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था. और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे और थर्मल रेडिएशन को इमिट करेंगे. इतनी बात हमने करी. पॉइंट यहां पर आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पॉइंटर नंबर 2 यहां पर कहता है ये डिफरेंट कलर जो इससे बाहर निकलेंगे वो तब निकलेंगे जब हम यहां पे इसका टेंपरेचर चेंज करें या इसके टेंपरेचर पे डिपेंड होंगे. हैं, ब्लैक बॉडी से कौन सा कलर बाहर आ रहा है सुनील भैया? ब्लैक बॉडी से तो कोई कलर बाहर ही नहीं आ रहा है. द डिफरेंट कलर्स दैट कम आउट ऑफ द ब्लैक बॉडी डिपेंड ऑन इट्स टेंपरेचर. यह बात बच्चों के दिमाग में घुसती ही नहीं है. अरे जब इसमें से कोई कलर आ ही नहीं रहा है तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जो अलग अलग कलर जिसमें से आएंगे वो इसके टेंपरेचर पे डिपेंड करेंगे. अब इस चीज को समझाने के लिए बहुत बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. यहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. इस एक्सपेरिमेंट को आप थोड़ा सा अच्छे से समझना. ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा आपके आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समझाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यहां पर हम क्या मानते हैं, यहां पर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब whose all sides inner are painted black. अब मैं यहां पर आपको क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर एक बढ़िया सा क्यूब उठाता हूं और उस क्यूब के अंदर की सारी दीवारें काले कलर की मैं यहां पर पेंट कर देता हूं.
तो मेरे कहने का यहां पर जो तात्पर्य है आप उस बात को समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास यहां पर एक क्यूब है, ठीक है, ये मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर कुछ मैंने ऐसे बनाया है। ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आज के टॉपिक में बस यही दो चीजें रखी है ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊं। ये बच्चों को कभी नहीं समझ में आता है, पूरा फोकस रखोगे तो समझ में आएगी सारी बात कि मैं बोलना ही क्या चाह रहा हूं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब हुज ऑल साइड्स इनर आर पेंटेड ब्लैक, यानी कि हमने क्यूब लिया है जिसकी सारी अंदर की साइड्स हमने ब्लैक पेंट कर दी है। देयर इज अ स्मॉल होल, देयर इज अ स्मॉल होल इन द क्यूब। अब देखो, आप बोलोगे क्या क्या बोले जा रहा है आदमी, धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा, ऐसे एक बार में नहीं समझ में आएगा, सुनो बस। इस क्यूब में एक छोटा होल है, देयर इज अ होल। क्या है? ये एक होल है। तो हमारे पास ये जो क्यूब है, मैं मानता हूं कि ये क्यूब जो मैंने बनाया है ये मेटल का क्यूब है। मेरे पास एक मेटल का मैंने क्यूब बनाया है और इसके अंदर की सारी साइड्स को, अंदर के सारी साइड्स को, ये जितनी भी साइड्स है ये अंदर से इनको काला पेंट कर दिया है, पेंटेड ब्लैक। क्या कर दिया है? पेंटेड ब्लैक। ये मेरे पास एक क्यूब है मेटल का, दिस इज बेसिकली माय मेटल क्यूब। इस मेटल के क्यूब के अंदर मैंने सारी साइड्स को काला पेंट कर दिया है और इसके बीच में एक छोटा सा होल रखा है, क्यूब के बीच में एक छोटा सा होल रखा है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप मुझे आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है? मजा आएगा। अगर आप इस होल से कोई भी लाइट डालोगे तो आपको क्या लगता है, वो लाइट बाहर आ जाएगी? मैं आपसे एक छोटा सवाल बस इतना पूछ रहा हूं, अगर आप इस होल से कोई भी लाइट अंदर की तरफ डालोगे, कोई भी लाइट अंदर की तरफ डालोगे, तो क्या वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी? हां या ना इनटू द कमेंट सेक्शन। या मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि आप इस होल से अगर अंदर की तरफ कुछ देखना चाहो तो आपको क्या कुछ सही से दिखाई देगा? हां या ना, इतना बताओ। नहीं दिखाई देगा ना? नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, राइट? तो मेरे भाई आपको बता दूं, ये जो होल है ये आपका एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। यह एक्सपेरिमेंट सन 1900 में एक्चुअल में परफॉर्म किया गया। ये 1900 में एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और ये एक ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की गई कि बोले कि ये जो होल है एक तरीके से ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है? अरे मेरे राजा, अगर आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब एक छोटा होल है लेकिन अंदर की सारी दीवारें आपने काली पेंट कर दी, अब कुछ भी देखने की कोशिश करोगे कुछ नहीं दिखेगा, प्योर अंधेरा, कुछ नहीं दिखेगा। कोशिश करके देखना आज बनाने की, प्योर अंधेरा दिखेगा। तो ये जो होल है ये एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि अगर आपने कोई भी रोशनी डाली तो ये क्या करेगा? 100% एब्जॉर्प्शन, 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट को पूरा 100% एब्जॉर्ब कर लेगा एंड 0% रिफ्लेक्शन। इसी को तो ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? आप अपने दिमाग से बताइए, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले लेकिन किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट ना करे, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉडी। तभी तो वो काला कहलाता है ना। सब एब्जॉर्ब कर लेगा, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो दिखेगा क्या? अंधेरा, अंधेरा ही तो दिखेगा। तो ब्लैक बॉडी खुद से क्या अंधेरा? कुछ ना दिखना इज मींस ब्लैक। ये परफेक्टली ब्लैक होता तो ये दिखता ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई भी चीज जो आपको दिख रही है मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, बट जो नहीं दिख रहा है वो ब्लैक है। बहुत बढ़िया। तो ये एक ब्लैक बॉडी को क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब बेसिकली किया क्या गया मैं आपको बताऊं। मस्त चीज की गई, मस्त चीज की गई। इस मेटल के क्यूब का टेम्परेचर बढ़ाया गया। टेम्परेचर ऑफ मेटल क्यूब इंक्रीजेस, इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरे दोस्तों आपको पता है क्या है? इससे रेडिएशंस बाहर आने लगी। इससे क्या बाहर आने लगी? रेडिएशंस बाहर आने लगी और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेडिएशंस बाहर आने लगी। So temperature of metal cube increases, radiations starts to come out. Radiations starts
टू कम आउट ऑफ होल एंड at different temperatures different radiations came out। अरे भाई साहब ये क्या बात हो गई? तो यानी कि हम यहां पर क्या कह सकते हैं? हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जैसे ही हमने क्या किया, इस मेटल के क्यूब को गर्म करना स्टार्ट किया, इससे अलग अलग रेडिएशन अंदर से बाहर आने लगी। यानी एक ब्लैक बॉडी से रेडिएशन बाहर आने लगी, अलग अलग कलर की रेडिएशन बाहर आने लगी। और अब ब्लैक बॉडी से रेडिएशन बाहर आ रही है, क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी, मैंने क्या बोला? The different colors that come out of the black body depends on the temperature। यानी कि सिर्फ और सिर्फ तापमान पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा कलर या लाइट को इमिट करेगा। क्या आपको मैं अपनी बात समझा पाया? ये बात समझ ही नहीं आती, मैं समझा पाया आपको? अरे भाई आपने नॉर्मल रखा हुआ है, तो यहां पर अगर आप कोई भी लाइट डालेंगे प्योरली एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसमें से कोई भी लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मैं क्यूब के तापमान को बढ़ाता हूं, मेटल का क्यूब है ना, है तो मेटल का, टेम्परेचर करता हूं, हीट करता हूं। जैसे लोहे को गर्म करते हैं तो लोहा क्या है? लाल होता है, लाल से फिर क्या होता है? धीरे धीरे पीला होने लग जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कलर चेंज होगा। तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो इसमें से अलग अलग रेडिएशंस बाहर आने लगेगी, अलग अलग कलर की रेडिएशंस बाहर आने लगेगी। तो यानी कि ब्लैक बॉडी से अगर किसी भी कलर की रेडिएशन बाहर आ रही है तो वो प्योरली डिपेंड करेगा ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज होगा, कलर ऑफ द रेडिएशन बदल जाएगा। ये बात समझ में आई? 100% समझ में आई। तो यानी कि सुनील भैया ये मेटल के क्यूब का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अलग अलग कलर की रेडिएशन इमिट कर रहा है, और ब्लैक बॉडी भी वैसे ही बिहेव कर रही है। ये ब्लैक बॉडी और ये दोनों एक जैसे तो बिहेव कर रहे हैं। सो द सेम आइडिया एंड कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड टू हॉट बॉडीज। यानी कि ये सेम आइडिया जो हमारे पास है, द सेम आइडिया एंड कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड टू हॉट बॉडीज। यानी कि जितनी भी गर्म बॉडीज होती हैं, यानी जो हॉट बॉडीज होती हैं, वो सारी की सारी इसी तरीके से बिहेव करती हैं। यानी जो अलग अलग तरीके की रेडिएशंस वो इमिट कर रही हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, वो प्योरली किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ टेम्परेचर पे। जैसे ब्लैक बॉडी से अलग अलग कलर की रेडिएशन आ रही थी तो वो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जिस तरीके से ब्लैक बॉडी से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेडिएशन बाहर आती है, ये सेम कंसेप्ट हॉट बॉडीज पे लगता है, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे मेरे दोस्तों वो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट हो, भले ही स्टार्स हो, है ना, सूर्य हो, सब पे वही अप्लाई होता है। समझा पाया आपको? ये था इसके पीछे का एक डीप कंसेप्ट। क्यों ब्लैक बॉडी को लेकर आए? ये समझाने के लिए कि भाई हॉट बॉडीज का जो कंसेप्ट है कि हॉट बॉडीज अपने अंदर से जो रेडिएशन इमिट करती है, ये जो रेडिएशन अपने अंदर से इमिट करती है, जो भी रेडिएशन ये अपने अंदर से बाहर निकालती है, वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे, तापमान पे। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, अरे वो नीला तारा उसका टेम्परेचर और होगा, अरे वो व्हाइट तारा इसका टेम्परेचर भी हाई होगा, अरे वो लाल। तो अलग अलग कलर मतलब अलग अलग टेम्परेचर आपको बता रहा है। तो आज के बाद जब भी आपको समझ में आए हॉट बॉडीज, तो टेम्परेचर और कलर ऑफ रेडिएशन को कंबाइन कर लेना। आप समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा बहुत कुछ बुद्धि में जा रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। साइंस का एक्चुअल लोचा ये था, जो कि पढ़ाना था वो तो पढ़ाया नहीं गया किताब में, सारी फर्जी की बातें लिख दी गई। तो एक्चुअल ये था भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब, समझ रहे हो ना? तो इससे जो भी रेडिएशंस अगर हमारी बाहर आ रही हैं, तो दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड एज, व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और ये किस पे डिपेंड करेगी? सोली डिपेंड करेगी इस मेटल क्यूब के टेम्परेचर पे। जैसा टेम्परेचर होगा वैसी रेडिएशन इसमें से बाहर आएगी। तो सुनील भैया हॉट बॉडीज में भी यही होता है। आयरन का आप रॉड देखिए, पहले लाल दिखता है, आप और टेम्परेचर बढ़ाइए तो कौन से कलर का दिखेगा? पीला दिखेगा, है ना?
आपको मेरी बात पे विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आयरन की रॉड है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक आयरन की रॉड है, आयरन रॉड, ये हमारे पास एक और आयरन की वही सेम रॉड है। अब अभी ये जो रॉड है ये बेसिकली हमारी कैसी हो गई है? ये हमारी हो गई है लाल, और यही आयरन की रॉड अगर मेरी हो जाती है पीली, ये सेम आयरन रॉड, आयरन रॉड, मैं बोलता हूं कि ये है मेरे पास टेम्परेचर T1 पे, जस्ट समझने की कोशिश करना, और ये है मेरे पास टेम्परेचर T2 पे। तो यहां पर मैं रिलेट करवा पाना चाहिए कि भैया अरे इधर लाल कलर आ रहा था, अरे इधर पीला कलर आ रहा था, मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन आया होगा। समझ रहे हैं आप कि यहां पर अगर टेम्परेचर T1 होगा तो यहां पे टेम्परेचर T2 होगा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये मैं रिलेट करवा पाऊं। समझ रहे हैं आप बात? ये चीज मैं रिलेट करवा पाऊं कि ये अभी यहां पे लाल कलर की है, यहां पर ये पीले कलर की है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर। तो ब्लैक बॉडीज जो होती हैं उस वो जो भी कलर इमिट करेगी सोनली उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये सेम कंसेप्ट हॉट बॉडीज पे भी अप्लाई होता है, इसीलिए आपको ब्लैक बॉडी पढ़ाई जाती है। समझ में आया जी? अब ये कर्व था या ये जो एक बिहेवियर था हॉट बॉडीज का, जो कि क्लासिकल कंसेप्ट नहीं समझा पाया, उसको समझाया आपके पार्टिकल कंसेप्ट ने। लेकिन पार्टिकल कंसेप्ट पे लेके जाने से पहले अगर आपको यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही तो पहले आए भैया लिख दीजिए कि भैया अब हमें रिलेशनशिप थोड़ी थोड़ी एनालॉजी समझ में आने लगी है। मैं आपसे पूरा 100% लेक्चर की एक्सपेक्टेशन नहीं करता, मुझे पता है एक बार में तो ये आइंस्टीन को ही समझ में आया होगा, मुझे खुद नहीं आया था एक बार में, है ना। मैं आपको सत्य बताऊं, मुझे खुद एक बार में जब मैं 11 में था नहीं समझ में आया था। 11 में तो मैंने रट ही लिया था, ये मेरे को इंजीनियरिंग में क्लियर हुआ जब मैंने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वगैरह सब अच्छे से पढ़े, तो मुझे वहां क्लियर हुआ। मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, आप तो बहुत बेहतरीन है मुझसे, मेरे को 11th में समझ ही नहीं आया था ये टॉपिक, क्योंकि प्रोबेबली मेरे टीचर ने समझाया नहीं, एक लाइन का बताया, हाँ भाई ब्लैक बॉडी ये होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये होता है। सर पढ़ क्यों रहे पता नहीं, बस किताब में लेगा इसलिए पढ़ रहे हैं। पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, आगे चलो। मेरा बस यहां पर कोशिश ये कि एक बार में ना आए तो एक बार फिर लेक्चर देखना, विश्वास मानिए ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। आप एनसीईआरटी रीड कर लो, आपको देखो कुछ नहीं समझ में आएगा, पर अगर आप एक बार यहां पे समझने की कोशिश करोगे एक्चुअल में ब्लैक बॉडीज का जो बिहेवियर है हॉट बॉडीज के समान है, इसीलिए यहां पे पहले ब्लैक बॉडी समझाई जाती है, उसको हॉट बॉडी से रिलेट करवाया जाता है। अब हॉट बॉडी को वेव थ्योरी नहीं समझा पाई तो पार्टिकल थ्योरी से समझाते हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। रिलेट करवा पाया एनालॉजी? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए होता क्या है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इधर वाली एक्सिस पे हमने क्या रखा है, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ को रखा है, वेवलेंथ लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। ये हमारे पास है इंटेंसिटी या फिर आप बोल सकते हैं ब्राइटनेस, सरल भाषा में ब्राइटनेस। ब्राइटनेस जैसे आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस होती है ना, बिल्कुल वैसा इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, इतना समझो। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं, मान लीजिए कोई बॉडी है 293 केल्विन पे, जिसका मतलब होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, या कोई भी चीज है 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वो क्या करेगी? सुनील भैया 20 डिग्री सेल्सियस पे है, 293 केल्विन पे है, तो आपने बताया था कि लाइट उसके ऊपर गिरेगी, जो भी कलर वो रिफ्लेक्ट कर रही है उसके अलावा बाकी सारी रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर रही होगी। उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए होंगे, और एक्सेलरेट होने से उन्होंने एक रेडिएशन इमिट करी होगी। वो जो रेडिएशन होगी थर्मल रेडिएशन होगी, यानी कि मोस्टली वो क्या होगी, इंफ्रारेड रीजन में होगी। लॉजिकल है। तो इसीलिए आप कर्व का ये बिहेवियर देखेंगे, ये कर्व 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ इस तरीके से है, ये रहा। और मजे की बात, मैंने आपको क्या बोला था, मोस्टली इंफ्रारेड रीजन में होगा। इस कर्व का जो मैक्सिमम है, पीक है, इसका जो ये पीक है, ये मैं आपको बता दूं किसमें है, दिस पीक इन इंफ्रारेड रीजन। तो यही तो हो रहा था एप्पल के केस में। जैसे अगर मैं एप्पल की बात करता हूं, तो यहां पर वो कोई भी लाइट ले रहा था,
उसने लाइट में रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया, बाकी सबको एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से थर्मल रेडिएशन निकालते हैं, मोस्टली इंफ्रारेड रीजन में आती है। ये देखो मेरे राजा, टेक्निकली कंसेप्ट कितना सही है, मोस्टली इंफ्रारेड रीजन में आती है। हम देख नहीं पाते, हम नहीं देख सकते इसको, हम नहीं देख सकते। हमको क्या दिखाई देता है? हमको यह दिखाई देता है, वी कैन ओनली सी दिस। हम क्या देख सकते हैं राजा? हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं ये, वी कैन सी दिस। अगर उसके अंदर से लाल, पीला, नीला, हरा ये कलर निकलेगा, हम देख पाएंगे। उसके अलावा कुछ नहीं देख पाएंगे। जो भी उससे निकलेगा वो सारा का सारा इंफ्रारेड रीजन में है, हम बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। इवन हमारी बॉडी से भी इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, हम नहीं देख पाते हैं। और इसका सिंपल सरल सा रीजन ये है कि हमारी बॉडी से जो रेडिएशन निकल रही है इंफ्रारेड है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ विजिबल को ही देख पाते हैं। तो अगर इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखा जाए तो इसका जो मैक्सिमम पीक हमारे पास आ रहा है, दैट इज बेसिकली इन द इंफ्रारेड रीजन, यहां आ रहा है। मान लीजिए मैं इस मेटल बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता हूं। क्या करता हूं? टेम्परेचर को बढ़ाता हूं। अब मैंने आपको बोला था कि जो इमिटेड रेडिएशन है हॉट बॉडीज के केस में, वो प्योरली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अब वो टेम्परेचर आपने 293 केल्विन से 3000 केल्विन कर दिया है उस हॉट बॉडी के लिए, यानी उस पर्टिकुलर बॉडी के टेम्परेचर को इतना कर दिया। मेरी बॉडी तो नहीं झेल पाएगी, मैं तो जल जाऊंगा, पर मान लो वो बॉडी झेलती है। तो यहां पर वो जो रेडिएशन इमिट कर रही थी, दैट वाज इन द इंफ्रारेड रीजन। बहुत बढ़िया। टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? आपने गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद ये रेडिएशन को, अब एक्चुअली में यहां पर क्या होगा? जब भी आप उस चीज को गर्म कर रहे होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे होंगे, एक्सेलरेट हो रहे होंगे, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट कर रहे होंगे। अभी आप इतना ही समझो, है ना, अपने अंदर से रेडिएशन इमिट कर रहे होंगे। तो ये जो रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, अब ये रेडिएशन हमारे पास इन दो पर्टिकुलर रीजन्स में आ गई, यानी अब यहां पर एक ग्लो आ गया। जैसे आयरन की रॉड हो, अब आयरन की रॉड में ग्लो आने लग जाए, जब हम उसको गर्म करते हैं लोहे की रॉड को, तो उसमें ग्लो आ जाता है, चमकने लग जाती है। अरे लोहा क्यों चमक रहा है? इसीलिए चमक रहा है। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो यहां पर अब वो रेडिएशंस को और इमिट करेगा, और इमिट करेगा। जैसे मैंने आपको बोला था, अलग अलग कलर्स ब्लैक बॉडी से निकलते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। सेम कंसेप्ट हॉट बॉडी से होता है। अब ये अलग अलग कलर्स इमिट करने लगेगा अलग अलग टेम्परेचर पे। 3000 डिग्री सेल्सियस पे कुछ इस तरीके से है। और आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये बॉडी में अब विजिबल रीजन थोड़ा सा घुस गया है। मतलब कम टेम्परेचर था, जो पीक था इंफ्रारेड में था, टेम्परेचर बढ़ा दिया, जो पीक है वो शिफ्ट करके कहां आ गया है? अभी भी यहां पे इंफ्रारेड रीजन है, लेकिन विजिबल रीजन भी आ गया है यहां पे। तो अब हमको ये दिखने लगेगा आंखों से, और जो दिखने लगेगा वो बेसिकली क्या होगा? कौन से कलर का है? रेड और ऑरेंजिश कलर का होगा। मान लीजिए आपने लोहे को गर्म करके 3000 केल्विन पे अगर आप लिया है, तो लोहा जो है रेड या ऑरेंजिश कलर का हो रहा है ना। अगर आपने मान लीजिए टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज कर दिया इसका, तो यहां पर ये बेसिकली आपका व्हाइट दिखेगा, एंड देन ये आपका ब्लू दिखने लगेगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो ये आपका व्हाइट एंड देन फर्दर आपका ब्लू, यानी धीरे 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 आप देख रहे हैं रेड से ब्लू की तरफ जा रहा है, उस तरफ पे शिफ्ट कर रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, है ना। अब पॉइंट यहां पर प्रॉब्लम क्या है? इस चीज को हमारी क्लासिकल फिजिक्स क्यों नहीं समझा पाई? क्लासिकल फिजिक्स के साथ दिक्कत क्या थी? क्लासिकल फिजिक्स का कहना था कि अगर मान लीजिए आप तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाने से यहां पर जो आपकी इंटेंसिटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। इंटेंसिटी
इंटेंसिटी विल बी इनफाइनाइट, इंटेंसिटी विल बी इनफाइनाइट एज पर क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इंटेंसिटी इंफिनिटी पे जानी चाहिए थी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये कर्व जो है वो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, पर टेक्निकली जो कर्व आ रहा था, एक्चुअल जो कर्व था वो कैसा था? एक्चुअल कर्व कुछ ऐसा आ गया, एक्चुअल कर्व का जो पोजीशन था कुछ ऐसा था। तो रेदर देन दिस वो बिहेवियर ऐसा हो गया। अब इस चीज को, ये सारे फिनोमिना को वेव थ्योरी नहीं समझा पा रही है। क्लासिकल फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन ही गलत है इस चीज को लेके। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ये कर्व कुछ ऐसा जाना चाहिए था, ऐसा जाता, पर रियलिटी में ये कर्व ने क्या किया, पहले ऐसे करके ऐसे होने लगा। मतलब एक पॉइंट पे इंटेंसिटी बढ़ी है और फिर इंटेंसिटी घटने लगती है, या ब्राइटनेस ऑफ द रेडिएशन घटने लगता है। ये समझ ही नहीं आया। ये क्लासिकल फिजिक्स से समझना चाह रहे थे लोग। ये बिल्कुल आपका कंसेप्ट जो है क्लासिकल फिजिक्स का, ये बिल्कुल गलत था। उनके हिसाब से यह था कि इंटेंसिटी इनफाइनाइट चली जाएगी अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता गया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरे को बार बार एक कॉल आ रहा है, इसको बंद कर दूं मैं, ठीक है? चलो, आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लासिकल फिजिक्स क्यों नहीं समझा पा रहा था? क्लासिकल फिजिक्स यहां पर अटका हुआ था। क्लासिकल फिजिक्स का कहना है कि इंटेंसिटी और ब्राइटनेस, अगर आपने मान लीजिए किसी हॉट बॉडी को गर्म किया, तो हॉट बॉडी को गर्म करेंगे तो उसमें जो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन है इनफाइनाइट हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाना, बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है भैया? एक्चुअल बिहेवियर क्या है? एक्चुअल बिहेवियर जो था वो कुछ इस तरीके का था, इंटेंसिटी बढ़ेगी एंड देन वापस घटेगी। नाउ दिस बिहेवियर वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो ये अप्रोच थी ही नहीं। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो ये था, इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। यही है आपके हॉट बॉडीज का बिहेवियर विच बिहेव एज अ ब्लैक बॉडी। और इसी को डिफाइन करने के लिए एक और थ्योरी हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। समझ में आ रहा है? नीड समझ में आ रही है क्या? क्लासिकल फिजिक्स यहां पर फेल हो जाती है। इट इज फेल्ड, इट इज कंप्लीटली फेल्ड। इन्होंने जो बिहेवियर बताया था, दिस बिहेवियर इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअल में कुछ ऐसा हो रहा था। इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस। तो पहले तो आपको ये समझ में आया कि भैया टेम्परेचर जैसे जैसे हमारा चेंज हो रहा है, इमिटेड रेडिएशन हमारी चेंज हो रही है। इतनी बात समझ में आई क्या? अगर हमारे पास यहां पे 293 केल्विन टेम्परेचर था तो पीक हमारे पास आईआर में था, लेकिन धीरे धीरे वो जो है टुवर्ड्स द आपके विजिबल रीजन में शिफ्ट कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये छोटी सी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन जो समझाई गई थी प्लैंक साहब के द्वारा। तो आपके सिलेबस में नहीं है। यहां पर एक टेक्निकल टर्म यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, है ना? तो ये चीजें मेरे को इसीलिए फिर गुस्सा आता है कि ये सिलेबस में क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो अगेन फिर क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेगी, तो मेरे भी हाथ बन जाते हैं, है ना? बट दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। ये अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है ना? कि वो कैसे निकाला गया था। तो उसमें बहुत ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स में हमें घुसना पड़ेगा, बट दैट इज समथिंग वेरी क्रेजी। इट्स वेरी क्रेजी कि हाउ प्लैंक वाज एबल टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ दिस कर्व, एंड दैट इज वेरी क्रेजी भाई, वेरी क्रेजी भाई, वेरी क्रेजी। समझ लो? तो मैं कामना करता हूं पहले तो आपको एक बेसिक नीड समझ में आई कि ब्लैक बॉडी का जो बिहेवियर है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ हॉट बॉडी। टेम्परेचर बढ़ाने पे अलग अलग कलर या अलग अलग रेडिएशन निकलेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो आयरन रॉड का टेम्परेचर बढ़ा तो लाल से येलो हो गया। तो जितना जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका क्या हो रहा है, वेवलेंथ घटती जा रही है, वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सवाल करके देखो, क्या पता तुम्हें समझ में आ गया हो। इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड देन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, यानी वो अपने अंदर से जो रेडिएशन इमिट करेगा, जो अपने अंदर से रोशनी बाहर निकालेगा, ये क्या है? ये इमिटेड रेडिएशन है जो वो बाहर निकाल रहा है, जो वो बाहर निकाल रहा है।
इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज देन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, यानी कि जो वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन निकालेगा, यानी कि इंटेंसिटी मतलब जो ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन वो इमिट करेगा, है ना, दैट वुड मेजरली shift to region of lower wavelengths / higher frequencies. A, B. ट्राई करके देखिए, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप बिल्कुल 100% ट्रू करेंगे या 100% इसको सही कर देंगे, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं. आई जस्ट वांट टू ट्राई, है ना. देखते कितने बच्चों को समझ में आया. यानी कि अगर हम किसी भी हॉट बॉडी के टेम्परेचर को किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो वो जो रेडिएशन अपने अंदर से एमिट कर रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो एमिटेड रेडिएशन उसमें से निकलती जाएगी, उनकी वेवलेंथ घटेगी. समझ रहे हो आप. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एमिटेड रेडिएशंस जो हैं, ये पीक अब देखिए आप इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो क्या वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है सही में या इंक्रीज हो रही है? खुद बताइए, हां या ना. सोच पा रहे हैं आप? अब प्रॉब्लम यहां पर यही थी कि इस पूरे बिहेवियर को, जो ब्लैक बॉडी या हॉट बॉडीज का जो बिहेवियर है, इसको पूरी तरीके से क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाती है. दैट फेल्स टू एक्सप्लेन. सिंपल सी बात यह है कि क्लासिकल फिजिक्स या फिर आपकी जो वेव थ्योरी है, पूरी तरीके से फेल हो जाती है इसको समझाने के लिए. एंड दैट्स वेयर द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कम्स इनटू पिक्चर, वेयर प्लैंक गेव अ वेरी डिटेल्ड पिक्चर अबाउट दिस. वो बोलते हैं अभी तक तुम लोग जो अटके हुए हो ना बार बार, वो तुम्हारा थॉट प्रोसेस गलत है, क्योंकि तुमने एनर्जी को कुछ और तरीके से समझा हुआ है. वो यहां पे एनर्जी के तरीके को बदलते हैं. So if temperature of a body is increased, the intensity of radiation emitted that would shift to the region of lower wavelengths and higher frequencies, and that is completely true. Yes, very good guys, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ पा रहे हैं. वेरी गुड. मोहम्मद नसीरुद्दीन, देवांशु, पीयूष, दीपांकर, रिमश, अजय, अंश, इंद्र प्रताप, अर्पित कुमार, ऋतिक राज. वेरी गुड, बहुत बढ़िया है. वेरी गुड मेरे दोस्तों, वेरी गुड मेरे भाइयों और बहनों. ये बिल्कुल आपने सही सुना, सही सोचा और सही समझा. चलिए, ये नीड जनरेट करता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की. ये प्लैंक साहब ने इसको समझाया है. अगेन हमें सिलेबस तक स्टिक करना है, बट आपने जो कर्व का बिहेवियर देखा, उसको समझाने में निपुण थे आदमी, खतरनाक आदमी थे, इन्होंने समझाया था. तो ये जो बिहेवियर था ना, बिहेवियर ऑफ कर्व ऑफ हॉट बॉडीज कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग दिस. आप समझ रहे हैं? यहां पर सारी की सारी दशा ही बदल दी इस आदमी ने, क्योंकि यहां पर हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये थी, लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी थी. अब इस रियलिटी को, इस कर्व को समझाने में बिल्कुल खतरनाक आदमी निकले. प्लैंक बोले मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. इसको समझाने वाले प्लैंक है कि ये ऐसे क्यों जा रहा है, इसको समझाने वाले आदमी का नाम है प्लैंक. बोलते मैं बताता हूं क्यों हो रहा है, मैं बताता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं ये क्यों हो रहा है, अब तुम्हें समझ में आएगा ऐसा होता क्यों है. तो हमने कहा चलिए प्लैंक अंकल आप समझाइए. तो बोले कि अभी तक तुम्हारा जो एनर्जी की इमेजिनेशन है ना, वो सबसे पहले तो गलत है. तुम लोग की एनर्जी इमेजिनेशन ही बिल्कुल घटिया है और बिल्कुल गलत है. तो उन्होंने बोला अरे कैसी बातें कर रहे हो आप. बोले सुनो, तो बोले जिसको तुम रेडिएंट एनर्जी कहते हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हो. बोले हम यही कहते हैं. बोले यही कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही है. तो बोले आप भी कहते हैं द रेडिएंट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, डिसकंटिन्यूस नहीं होता. बोलो कि क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो. प्लैंक ने बताया, मेरी बात पहले सुनो, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर आपकी रेडिएंट एनर्जी है, इसका इमिशन या एब्जॉर्प्शन डिसकंटिन्यूसली होता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी. सिंगुलर में कहते हैं क्वांटम और प्लूरल में कहते हैं क्वांटा.
और वो कंटिन्यूसली नहीं होता, डिसकंटिन्यूसली होता है। मतलब अभी तक की जो इमेजिनेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेकर वो ये थी, मैं आपको बताऊंगा, अभी आप रिलेट भी कर लोगे, वो ये थी कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एब्जॉर्प्शन और इमिशन कंटिन्यूस होती है। ये कह रहे हैं डिसकंटिन्यूस होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्मेट में होती है, और इस पैकेट्स को हम लोग कहते हैं क्वांटम या क्वांटा। अब बच्चे बोलेंगे कुछ नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं क्यों नहीं आया, अब आएगा। अब रदरफोर्ड को मैक्सवेल ने जो गलत साबित करा था उसमें उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो यूज करी, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी यूज किया। मतलब क्या यूज किया, उन्होंने बोला कि देख बेटा ये तेरा न्यूक्लियस है, बोले हां जी भैया ये मेरा न्यूक्लियस है, और ये हमने पढ़ा था कि यहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब देखिए मैक्सवेल कैसे गलत साबित कर रहे हैं इसको। आपको याद होगा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस पाथ के अंदर घूमता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर घूमता है कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, लेकिन हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला था कि वो एक्सेलरेटेड है। तो मैक्सवेल कहते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है, कंटिन्यूसली हर पॉइंट पे, यहां पर भी एनर्जी लूज करेगा, यहां पर भी लूज करेगा, हर पॉइंट पे एनर्जी लूज करते 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 डुबकी मार देगा। अब यहां पर प्लैंक बोलता है कि सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है तुम लोगों के साथ कि तुम लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन हर पॉइंट पे एनर्जी रिलीज कर सकता है, हर पॉइंट पे एक्सेप्ट कर सकता है। बोले ऐसे नहीं होता है, तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन इधर भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज कर रहा है। इसको ऐसे समझो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कर रहा है। बिल्कुल गलत असम्पशन है, तुम पगले हो, तुम गलत इमेजिन कर रहे हो। हर पॉइंट पे एनर्जी रिलीज कर रहा है? हर पॉइंट पे एनर्जी रिलीज कर रहा है। बोले हां सर। बोले तुम्हारा मतलब है यूं है, जहां जहां ये जा रहा है वहां वहां से एनर्जी रिलीज कर रहा है? बोले हां। तो बोला पगलो, तुम्हारे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी की वजह से ही तुम ये नहीं समझा पा रहे, तुम वेव में ही अटके हुए हो। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक यही है कि एनर्जी का फ्लो हमेशा कंटिन्यूस होता है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर सकता है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सकता है। संसार का कोई भी पॉइंट हो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दो दे दो दे दो, या एनर्जी ले लो ले लो ले लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे रहा है। कहता है ऐसा नहीं होता पगले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो बोले कैसा होता है? बोले देख, कभी घर में चढ़ के पेंट किया है? बोले हाँ किया है। बोले क्या किया? बोले सीढ़ी लगा के पेंट करते हैं। बोले सीढ़ी कैसी होती है? बोले सीढ़ी तो ऐसे होती है भैया यार, ये ऐसे होती है सीढ़ी। अब देखिए वो कैसे समझाते हैं। बोले एक सीढ़ी लो, क्या है ये? लैडर है। बहुत बढ़िया। बोले ये इसका पहला पैर, ये इसका दूसरा पैर, ये इसका तीसरा पैर, और ये इसका चौथा पैर। तुम यहां पे हर कहीं पे पैर रख सकते हो क्या? तुम इसमें यही पैर रखोगे, उसके बाद यहां रखोगे, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां रखोगे ना? या तुम्हारा मन करेगा तो हवा में यहां भी पैर रख लोगे? अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, एक सीढ़ी है तो तुम हवा में पैर रख लोगे क्या? है हवा में पैर रखते 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 ऊपर, क्या भैया यहां पैर रखूंगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी पैर रख सकता हूं? अरे नहीं मेरे राजा, तुम यहां पैर रखोगे, पहला, दूसरा यहां रखोगे, फिर तीसरा यहां रखोगे, फिर चौथा यहां रखोगे, फिर उसके बाद जब नीचे आ रहे हो तो यहां से इधर, फिर इधर और फिर इधर। यही करोगे ना? यही करोगे? अरे सीढ़ी पे उतरोगे चढ़ोगे तो ऐसे ही होगा दादा। हाँ ऐसे ही होगा। क्या बात है सुनील भैया? तो बोले हाँ भाई, डिसकंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी भी कुछ इस प्रकार होता है। बोले ये कौन सा है? बोले ये तो तुम्हारा कंटिन्यूस वाला है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन पागल की तरह एनर्जी रिलीज करे जा रहा है, 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 करे जा रहा है। इसको ऐसे समझना, अभी मैं तुमको समझाता हूं, तुमको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसको मानो ये न्यूक्लियस है और मैं इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक है? इसको मानना है बीच में है और मैं यहां पर क्या हूं? मैं इलेक्ट्रॉन हूं, और मैं कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा हूं। मैं चिल्लाने के फॉर्मेट में एनर्जी रिलीज करके बता रहा हूं, ध्यान से सुना। ओ हाय 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 हाय। ये है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी, हर पॉइंट पे मैं एनर्जी को रिलीज कर रहा था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो देखो, इन्हें कौन पढ़ाने वाला? फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला कूद गया न्यूक्लियस में। हर पॉइंट पे मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूं। ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी है, कंटिन्यूस इमिशन ऑफ एनर्जी है। तो प्लैंक कहते हैं अरे पगलो ऐसे नहीं होता है,
ऐसे नहीं होता, तुम्हारी अजम्पशन ही गलत है। सबसे पहली ये क्या है, बोले ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इमिशन ऑफ एनर्जी है। अच्छा, अरे बेटा कंटिन्यूस इमिशन ऑफ एनर्जी होता ही नहीं है। प्लैंक कह रहा मैं बताऊं, अब मैं तेरे समझाऊं। ये भाई साहब समझो पहला लेवल और ये दूसरा लेवल, ऐसे समझो। पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल। इसको मान लो एनर्जी 1, एनर्जी 2, एनर्जी 3। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब और एनर्जी इमिट कब करेगा वो समझो आप। तो प्लैंक कहते हैं रे मेरे पगलो, रे मेरे पगलो, रे मेरे पगलो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर बीच में कहीं भी नहीं जा सकता। मतलब तुम बोलो कि इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां चला जाए, नहीं जाएगा। यहां के बाद सीधा यहां जाएगा, जैसे यहां के बाद सीधा पैर यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, और यहां के बाद सीधा यहां। जो जो सीढ़ियां बस अपना पैर वहां पड़ता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी उधर उधर ही जाएगा जहां जहां पे एनर्जी लेवल होगी, यानी कि हमारी सीढ़ियां होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से सिर्फ यहां जाएगा। अब यहां पे जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इधर जाने के लिए इसको यहां पर क्या बोलते हैं प्लैंक साहब, कि अगर इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना है तो तुम्हें पता है उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस E2 माइनस E1 एनर्जी, E2 माइनस E1 एनर्जी के क्वांटा या फिर क्वांटम को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्वांटा को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? इस एनर्जी डिफरेंस के जो क्वांटा होंगे, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, एनर्जी के पैकेट्स होंगे, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स, एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, ऐसे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स। तो E2 माइनस E1 के एनर्जी पैकेट्स मान लो इसने एब्जॉर्ब कर लिए। यहां पर इस डिफरेंस, ये जो एक्चुअल डिफरेंस है, इतने एनर्जी पैकेट्स इसने एब्जॉर्ब कर लिए, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स एब्जॉर्ब कर लिए। ये छोटे छोटे पैकेट्स एब्जॉर्ब करके कूद के यहां आएगा। अच्छा भैया, इसको अगर यहां से नीचे जाना होगा तो क्या करेगा? अगर यहां से नीचे जाना होगा तो तुमने यहां क्या बोला, इलेक्ट्रॉन हर पॉइंट पे एनर्जी रिलीज करता है, हर पॉइंट पे। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी एनर्जी रिलीज करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, हर पॉइंट पे एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, सीधा इस पॉइंट पे एनर्जी निकालेगा अपने अंदर से। E2 माइनस E1 एनर्जी के क्वांटा निकालेगा, E2 माइनस E1 एनर्जी क्वांटा इमिट करेगा और सीधा सीधा यहां से इधर आएगा। जैसे अगर मैं सीढ़ी पे, सेकंड सीढ़ी पे पैर रखूंगा तो डायरेक्ट वापस फर्स्ट सीढ़ी पे ही पैर रखूंगा, ऐसे नहीं कि बीच में हवा में कहीं भी पैर रखूंगा, नहीं। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा या देगा तो यहां के बाद सीधा यहां जाएगा, यहां के बाद सीधा यहां आएगा। हर पॉइंट पर एनर्जी लेने देने का काम नहीं करता वो। आप बोलोगे कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर भी एनर्जी देगा, यहां पर भी 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 लेगा, नहीं, कहीं पे भी नहीं लेगा। यहां पर एनर्जी ली, कूद के गए यहां, इधर एनर्जी दी, कूद के आए सीधा यहां। यानी ऐसा प्रोसेस फॉलो होगा। इसके जैसा नहीं, हर पॉइंट पे एनर्जी दे दो, 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 कूद जाओ अंदर। फिर से समझना, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अब मान लो मैं अगर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन हूं तो मैं करूंगा एनर्जी दे दो, 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 एनर्जी दे दो। इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं यहां खड़ा हूं, उसके बाद E2 माइनस E1 की एनर्जी दोगे तो E1 से E2 पे जाऊंगा, बीच में कहीं नहीं जाऊंगा। एनर्जी देखो, मैं एनर्जी एब्जॉर्ब करो, एनर्जी दो, एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली मैंने, कूद के आ गया मैं E2 पे, बीच में कहीं नहीं था, मैं सीधा E2 पे आया। मेरे को E2 से E1 पे जाना है, एनर्जी निकालूंगा, वापिस E1 पे।
यानी कि ये डिसकंटीन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। ऐसा नहीं मन करे वहां पे एनर्जी दे दो, आभार आसान कोई नहीं चले भाई साहब। समझ में आ रही कोई नहीं आ रही हो यार? अरे समझ में आ रही कोई नहीं आ रही हो भाई साहब यार? तो यहां पे भाई साहब का कहना है कि ये डिसकंटीन्यूअस होता है, डिसकंटीन्यूअस फ्लो या डिसकंटीन्यूअस एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या राजा? ओ मेरे राजा, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी रानी बेटी को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? ये डिफरेंस ही नहीं समझ में आता बालकों को। याद कर लेते हैं कि जो लिखा है चुपचाप याद कर लो, भाड़ में जाए समझ नहीं आ रहा। तो ये हमारे भैया ये कहते हैं कि ये जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है, ये छोटे छोटे, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट एनर्जी के पैकेट्स की वजह से होती है। डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसमें एक को क्वांटम कहते हैं, एक से ज्यादा को क्वांटा कहते हैं, नॉट कंटिन्यूअसली। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस छोटे छोटे क्वांटा को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं तो डिस्काउंट छोटे छोटे पार्टिकल को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, E2 माइनस E1 की एनर्जी हो गई। समझो, ऐसे समझो, मैं खड़ा हूं, मैं E1 में खड़ा हूं, मैंने बोला हाँ भाई E2 माइनस E1 की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे अंदर क्वांटा एब्जॉर्ब हो। डिस्काउंट भाई रुक जाओ, E2 माइनस E1 हो गया, मैं कूद रहा हूं, ये डिस्काउंट यहां पे आया। अब मुझे वापस E1 पे जाना है, वापस फोटोन, ये क्या आगे चल के इसको फोटोन बोलेंगे, अभी इसको क्वांटा बोलेंगे। ये एक पार्टिकल डिस्काउंट निकाला, अब कूद के पीछे आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होगा। यहां पे एब्जॉर्ब करके यहां गया, यहां रिलीज करके यहां आया। ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे आप एनर्जी गेन और लूज कर सकते हो। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे ही गेन करोगे और एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे जाओगे, फिर वहां से लूज करके वापस नीचे आओगे। दैट्स इट। मैं यहां के बाद यहां पैर रखूंगा, यहां के बाद यहां के बाद यहां, और नीचे आते वक्त यहीं पे पैर रख के नीचे आऊंगा। ना तो मैं कहीं बीच में पैर रख सकता हूं, ना ही मैं उतरते समय कहीं बीच में पैर रख सकता हूं हवा में। समझ में आया? तो यह है प्लैंक साहब की थ्योरी। तो यह कहते हैं एनर्जी जो यहां पर ट्रांसफर होती है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं। ऐसे छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं, ये हैं आपके डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। कुछ ऐसे आप इसको समझ सकते हो, ऐसे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं। रेदर देन एक वेव, यहां पे छोटे 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 आपके पास क्या है? एनर्जी के पैकेट्स हैं, जिनमें एक को आप बोलेंगे क्वांटम और एक से ज्यादा को बोलेंगे क्वांटा। समझ में आया राजा? तो एनर्जी कुछ ऐसे है। क्लियर हो रही है बात? जी भैया क्लियर हो रही है। आगे ये साहब हमारे बोलते हैं कि यहां पर अगर हम क्वांटम की बात करते हैं तो ये जो क्वांटम की एनर्जी होगी, ठीक है ना, द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। क्या बोला इन्होंने? द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, यानी कि ये जो डिस्क्रीट पार्टिकल है ना, ये हर क्वांटम की जो एनर्जी यहां पर होगी वो डिपेंड करेगी किस पर? वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एनर्जी जो होगी हर क्वांटम की, हर डिस्क्रीट एनर्जी के पैकेट की, वो डिपेंड करेगी उस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। वो किस रेडिएशन का क्वांटम है। जिस भी रेडिएशन का क्वांटम है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब आप बड़े समझदार हैं, अगर आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इट कम्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है एंड देन टाइम्स फ्रीक्वेंसी। इसको हटा के इक्वल्स टू एच टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो जाता है। सो ई इज इक्वल्स टू एच न्यू हो जाता है। एच क्या है? H is the proportionality constant that is called as the Planck's constant. It is known as the Planck's constant. और ये एक बहुत ही छोटा नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड।
ये इसकी वैल्यू होती है। आपको याद रखना है 6.62 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और सुनील भैया अगर बहुत सारे क्वांटम की वैल्यू बतानी हो, मतलब कि ये तो एक की हो गई, अब ऐसे बहुत सारे जो क्वांटम है उसकी एनर्जी बतानी हो तो सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा, ठीक है, दैट इज E इज इक्वल्स टू NH न्यू। बड़े समझदार व्यक्ति हैं आप। एक को हम बोलेंगे क्वांटा, और अगर किसी बॉडी ने एक से ज्यादा क्वांटम को, मतलब एक को बोलेंगे क्वांटम, माफी चाहूंगा, एक को बोलेंगे क्वांटम, एक को बोलेंगे क्वांटम और एक से ज्यादा को बोलेंगे क्वांटा। तो अगर किसी बॉडी ने एक से ज्यादा क्वांटम्स को एब्सॉर्ब कर लिया तो उसकी एनर्जी को बताने के लिए हम बोलेंगे दैट इज E इज इक्वल्स टू NH न्यू, वेयर N इज बेसिकली अ होल नंबर क्वांटिटी। होल नंबर क्वांटिटी भाई कितने आपने यहां पर एब्सॉर्ब करे हैं, ठीक है ना। एब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा, यानी कितने एब्सॉर्ब करे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 कितने कर लिए। सो ये बेसिकली कुछ एक होल नंबर क्वांटिटी के टर्म्स में हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, E इज इक्वल्स टू N इंटू H इंटू न्यू, ठीक है। ये क्या है, वेयर N इज दिस, ठीक है ना, will be some whole number quanta, यानी कि the total amount of energy absorbed or emitted by a body will be some whole number quanta। ये जो whole number quanta है will be some whole number quanta, that is basically what, that is basically your N, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा E is equals to N times H into न्यू। अगर एक क्वांटम की बात हो रही होगी तो E is equals to H into न्यू, और अगर एक से ज्यादा क्वांटम एब्सॉर्ब किए होंगे, एमिट किए होंगे तो E is equals to N into H into न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी, समझ गए, क्लियर है बात। ये है प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी। तो आपको अब हल्का हल्का आइडिया लग गया होगा कि बोहर ने यहां पे इस कंसेप्ट को यूज करके समझाया होगा कि रदरफोर्ड क्यों सही है, मतलब जो मैक्सवेल की थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड कर दिया होगा और बोहर ने इस आइडिया को यूज करा होगा फॉर लॉस एंड गेन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन। आपको क्लास 9th के अंदर याद आ रहा है, क्लास 9th में था कि बोहर मॉडल में था कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे तब जाता है जब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, और दूसरे से पहले में तब आता है जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है ये एक्चुअल में बोहर मॉडल को कहां से आया, वो यहां से इस चीज को यूज करते हैं बोहर साहब। तो रदरफोर्ड यहां पर गलत साबित हो गए थे मैक्सवेल की थ्योरी के कारण, इसको सही बनाने के लिए वो इस आइडिया का इस्तेमाल करते हैं और वहां पे प्रूव करते हैं, खुद का मॉडल दे देते हैं और बताते हैं कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन क्यों लूज नहीं करेगा। वो भी बताएंगे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, लेकिन कहां घूमेगा, कैसे घूमेगा, वो सारी चीजें बताते हैं। एंड यूजिंग व्हाट, ही यूजेस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। समझ में आया, समझ में आया। चलो अब देखो एनसीईआरटी कुछ बेसिक से सवाल लगा लेते हैं, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। एनसीईआरटी सॉल्व्ड प्रॉब्लम 2.6 फटाफट से लगा लेंगे, आ जाइए। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड प्रॉब्लम 2.6 लगा लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस, ठीक है। तो देखिए एक से ज्यादा जब भी आ जाए तो E इज इक्वल्स टू N टाइम्स H टाइम्स न्यू हो जाएगा। 1 मोल का मतलब अब आपको पता है 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 होता है, तो सीधे ही लगा देंगे N की वैल्यू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 टाइम्स आपके पास H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल्स इंटू सेकेंड टाइम्स फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, 10 की पावर 23 और 10 की पावर 14 और ये 37 है, तो 23 और 14 ये होता है 27 और 10 37, 37 में से 34 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। 23 प्लस 14 कितना होता है, 27 प्लस 37 37, तो ये हो जाएगा बेसिकली 10 की पावर 3, माफी चाहूंगा 10 की पावर 3।
ये सब मैंने माइनस कर लिया, समझ लो 10 की पावर 23, 10 की पावर 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 और इसमें से माइनस का 10 की पावर 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर 6.02 टाइम्स 5 टाइम्स 6.62। ठीक है, बहुत बढ़िया सुनील भैया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 5 टू 10 0 कैरी ऑन 1, ये 1 आया, 5 6 30, ये हो जाएगा 30 इंटू 6.62 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। अब यहां पर क्योंकि मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है तो मैं अप्रोक्सीमेशन का सहारा लूंगा, इसको बना दूंगा यहां पर मैं 30, इसको बना दिया 30, इसको बना दूंगा मैं यहां पर 6.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3। इसको मैं करूंगा डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 65 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 कैरी ऑन 3 6 18, 119, 195 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, ये आ जाएगा जूल्स। और ये मोल की बात हो रही है तो जूल्स पर मोल, यानी कि एक मोल में 195 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जूल्स पर मोल। किलो जूल्स पर मोल में लिखेंगे तो हो जाएगा 195, 10 की पावर 3 हट जाएगा, किलो जूल्स पर मोल। तो इनको सॉल्व करने का तरीका देखिए ऐसा है कुछ, मैं अप्रोक्सीमेशन का सहारा हमेशा लेता हूं अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि बैठ के इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे, क्योंकि हमको महान नहीं बनना है पेपर में। वी आर नॉट सपोज टू प्रूव आवरसेल्व्स ग्रेट इनटू द एग्जामिनेशन, वी हैव टू सेव आवर टाइम बाय बीइंग स्मार्ट। मैं यहां पे स्मार्ट बनने की कोशिश करूंगा, आप भी बनेंगे। 30.10 को 30 मान लीजिए, इसको 6.5 मान लीजिए, मेरी कैलकुलेशन आसान होगी, मेरा आंसर लगभग 195 आएगा। मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि मैंने 30 को कम किया है, इसको भी कम किया है, तो वैल्यू जो आ रही है 195 आ रही है, इससे आंसर ज्यादा आना चाहिए, इससे आंसर मेरा हमेशा ज्यादा आएगा, ये मेरे को पता है। ठीक है, एक भाई कह रहे रॉन्ग, अरे दादा अप्रोक्सीमेट किया है, कौन सी दुनिया से हो, अरे अप्रोक्सीमेट किया है मेरे भाई, मेरे भगवान, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट आंसर निकालूंगा ना। एक भाई पता नहीं कौन सी दुनिया से आया, ये एग्जैक्ट आंसर के लिए लगता है, ये भाई पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूं तो कह रहा गलत निकाल दियो। अरे अप्रोक्सीमेट निकाला है, अप्रोक्सीमेट मतलब समझते हो, लगभग ट्रू वैल्यू के पास में आएगा। अजीब ही दुनिया में है, कह रहा हूं एक्चुअल वैल्यू ये है, ये मल्टीप्लीकेशन टाइम लेगी, इसको 30 बना दिया, इसको 6.5 बना दिया, तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कर दिया, 65 इंटू 3 कर दिया, 5 3 15, 5 के 3 6 18, 119, 195 इंटू 3 जूल्स पर मोल है, 195 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। पता नहीं कहां की गणित पढ़ रहे हैं भैया, आंख बंद करके स्पैम करने आते हैं बिल्कुल ही, इतने भी आंख बंद करके स्पैम मत कीजिए। अप्रोक्सीमेशन लिखा है तब भी कह रहे हैं और गलत है, हमारे बाहर आ जा, क्लासेस किया करो बेटा मेरी, थोड़ा अच्छे हो जाओगे गणित में भी। चलो, एनसीईआरटी सॉल्व्ड प्रॉब्लम 2.7 को सॉल्व करते हैं। 100 वॉट बल्ब emits monochromatic light, 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometers, calculate the number of photons emitted per second by the bulb। ठीक है, अब पावर दे रखी है, अब आप इतने समझदार सारे के सारे हैं, पावर दे रखी है, पावर इज इक्वल्स टू 100 वॉट दे रखा है। अब इस वॉट को आप क्या लिख सकते हो मुझे बताइए, वॉट को आप क्या लिख सकते हो, जूल्स पर सेकंड लिख सकते हो ना। अरे जूल्स पर सेकंड लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 जूल्स पर सेकंड लिख सकता हूं ना, इस चीज को इतना लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हाँ या ना, इतना तो लिख ही सकता हूं ना, पर सेकंड पे बात कर रहा हूं ना, पर सेकंड 100 जूल्स पर सेकंड। 100 जूल्स पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, यानी कि एनर्जी मेरी क्या हो गई 100 जूल प्रति सेकंड, 1 सेकंड, है ना, ये इसका मतलब हो गया। भाई पावर की यूनिट क्या होती है, 100 वॉट होती है ना, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम भी होता है, तो मैंने बोल दिया जूल्स पर सेकंड, तो मैं बोल रहा हूं 100 जूल पर 1 सेकंड, ये बोल रहा हूं मैं। अब मेरा एनर्जी का जो फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एन टाइम्स एच टाइम्स न्यू, ठीक है ना, एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है, एच मेरे पास है, फ्रीक्वेंसी भी मेरे पास है, बहुत बढ़िया 400 नैनोमीटर, तो यहां मैं मान लेता हूं 100 जूल पर 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू एन टाइम्स 6.62
इंटू 10 की पावर -34 जूल्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। 400 नैनोमीटर है, नैनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं 400 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस। अच्छा ये वेवलेंथ है, सॉरी, हो गलत हो जाएगा भैया, वेवलेंथ है यानी कि लैम्डा दे रखा है। तो हमको पता है C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा होता है, तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C बाय लैम्डा हो जाएगा। तो यानी यहां पर हमारे पास आएगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी वेवलेंथ की जो हमारे पास है 400 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड इनवर्स गया। क्लियर है बात? क्लियर है कि नहीं है मुझे इतना बता दीजिए। 100% क्लियर है जी? 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू हो जाएगा, n टाइम्स द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स पर सेकंड, जूल सेकंड। फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूं हमारे पास C बाय लैम्डा, तो ये C अपॉन लैम्डा। लैम्डा है 400 नैनोमीटर, तो 400 नैनोमीटर को लिख सकता हूं 400 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। मीटर से मीटर मैंने उड़ा दिया, सेकंड इनवर्स से सेकंड मैंने उड़ा दिया। उसके बाद इस चीज को मैं थोड़ा सॉल्व करने लगता हूं। चाहे तो जूल से जूल इधर भी उड़ा सकते हैं आप, यहां से जूल का जूल गायब हो गया। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो n इंटू 6.62 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 8, ये और ये यहां लिख दिया, ये और ये इधर लिख दिया। अब ये 4 इंटू 10 की पावर 2 होता और ये 10 की पावर -9 है, तो ये कितना हो जाएगा? आप समझदार व्यक्ति हैं सारे के सारे। 10 की पावर 2 और 10 की पावर -9 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -7 हो जाएगा राजा। बिल्कुल सही बात है। 2 की टेबल से कट करता हूं, 2 3 2 3 2 सॉरी 2 3 2 3 2 1 2 2 4, ये हो जाएगा 100/1 सेकेंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको आगे लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 पॉन में 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 3.31 इंटू 3 इंटू, ये 2 तो उधर ले गया मैं, 10 की पावर -34 और ये ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 10 की पावर -7 अगर ऊपर गया तो हो जाएगा ये हमारे पास 10 की पावर 15, और 10 की पावर 15 और ये 10 की पावर कितना है? -34 है। ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 15 हो जाएगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे पास 10 की पावर -7 है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो 10 की पावर 15 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -29। कोई गलती, कोई दिक्कत? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे दोस्त मेरे को फटाफट से बता देंगे। इज एवरीथिंग फाइन एंड राइट? क्लियर है? 400 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 था, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर -7, ये 4 है। 10 की पावर -34 यहां पर था, 10 की पावर 8 ये था, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 15। ठीक है, 10 की पावर 15 में से अगर हमने ये माइनस कर दिया तो 29 कहां से लिख दिया तुमने पगले? 19 हो जाएगा ना, माफी चाहूंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर -19। बहुत बढ़िया। अब यहां पे इसको सॉल्व करना आगे स्टार्ट करते हैं, तो इसको यहां नीचे ले आते हैं इन सबको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 100 अपॉन 3.31 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू n। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर इसको अगले पेज पे चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास है ये 2 इंटू 100 इंटू 10 की पावर +19 अपॉन 3.31 इंटू 3 इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू n। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास देखेंगे तो बेसिकली कितना होगा? ये हमारे पास लगभग मैं मान के चलता हूं। अब देखिए अगेन मैं अप्रोक्सीमेशन का यहां पे सहारा ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा अप्रोक्सीमेशन का। इसको 9 मान लूंगा, 9, इसको मैंने मान लिया यहां पर 9 इंटू 1 सेकेंड, और ये मेरे पास हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं 20, इधर से एक 10 आएगा 10 की पावर 1, और ये इस पे ऐड होके हो जाएगा 10 की पावर 20 इज इक्वल टू n। मेरी बात समझ में आई?
ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 19, 10 की पावर 21 होता। मैंने एक जीरो इसको दे दिया ताकि मैं इसको 20 बना लूं। इसका एक 10 की पावर 0 यानी ये सॉरी ये 10 की पावर 1, माफी चाहूंगा, ये एक और ये ऐड होके 10 की पावर 20 बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ये चीज जो है इसको मैंने लिख दिया 20, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं वरना तुम नहीं समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन में नीचे 9 इंटू 1 सेकेंड। इस चीज को ऐसे लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर 20 अपॉन में ये हो जाएगा 9 इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू n। ये इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, पॉइंट लगेगा 0 आएगा भाई। 9 2 जा 18, 2 बचा पॉइंट लगा 0 है, 9 2 जा 18, फिर से 2 बचा पॉइंट लगा 0 है, 9 2 जा 18 इंटू 10 रेज टू दी पावर 20 अपॉन में 1 सेकेंड। सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2.22 इंटू 10 की पावर 20 सेकेंड इनवर्स, ये हमारे पास हो जाएगा n। तो पर सेकेंड इतने फोटॉन्स निकल रहे होंगे या फिर इतने निकल रहे होंगे, और पर सेकेंड इतने फोटॉन्स निकलेंगे। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब ये रहा। तो मैंने अप्रोक्सीमेशन से इसको सॉल्व किया हुआ है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये चीज समझ में आई? पावर इज इक्वल टू 100 वॉट, 100 वॉट को लिख सकते हैं 100 जूल्स पर 1 सेकेंड, 100 जूल्स पर 1 सेकेंड ये है, यानी कि 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड पे आपकी दे रही है, आ रही है, जा रही है, ठीक है ना। तो इतनी बेसिकली एनर्जी जो है पर सेकेंड पे इमिट हो रही है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट हो रहे होंगे? E इज इक्वल टू n टाइम्स h टाइम न्यू होगा। न्यू की वैल्यू को मैं रखूंगा c बाय लैम्डा। अब इसको मैंने बस फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट किया है और फाइनली यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया था। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 9 मान लिया डायरेक्टली। 3.31 इंटू 3 को मैंने डायरेक्टली क्या मान लिया 3 इंटू 3 यानी कि 9 मान लिया। इसको सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेशन से ये आंसर आएगा, यानी पर सेकंड पे मेरे इतने फोटॉन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे, ठीक है। अब एक सवाल आपको होमवर्क में दे देते हैं, ये वाला सवाल आपका होमवर्क है, इसको आप करके आइएगा। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है बेटा। चलो क्लियर है बात? आए भैया लिख दो। समझ में आई? अप्रोच समझ में आई? प्रॉब्लम समझ में आई? ठीक है। इस लेक्चर को 1.25x पे एक बार फिर देखना, ठीक है, ठीक है। इस लेक्चर को सारे के सारे मेरे दोस्त एक बार 1.25x पे फिर से देखेंगे। एक बार 1.25x पे फिर से देखना, आपको नीड समझ में आएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा था और क्यों हो रहा था। मैं अगली क्लास के अंदर इस लेक्चर का एक हिंदी रिकैप लेके आऊंगा और फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ चलेंगे। अगेन वो भी हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही आपको समझ में आएगा। अब आज की क्लास का इंसानियत ज्ञान ये है मेरे दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है, यानी कि श्रावण मास का आज पहला सोमवार है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि मैंने उस दिन आप लोगों से की थी, कि आप लोग रोज अपना कर्मा ट्रैकर बनाएं। जैसे मैं भी बना रहा हूं अपना कर्मा ट्रैकर, आप भी बनाएं अपना कर्मा ट्रैकर। साथ ही साथ हो सके तो आप मंदिर जाएं रोज। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी फेथ में विश्वास रखते हैं, उसमें जो भी रिस्पेक्टिव प्लेसेस है, आप वहां पे जाइए, ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ पूजा पाठ करिए, नाम लीजिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जैसा मैं कहता हूं, सुनील भाई साथ है, फिजिक्स वाले साथ है, दोनों आपके साथ है। बिल्कुल आराम से फिर से लेक्चर को देखना। दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रेजी। आपको मजा आएगा। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ना, थोड़ा कम समझ में आएगा, फिर आप वापस लेक्चर को देखना, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरे लेक्चर में जितना कंटेंट लिखा है सब नोट करना है। नहीं मेरे भाई, मैं नोट्स को इस तरीके से बनाता हूं कि वो एक बुक की तरह काम करे, कि आपको कोई और बुक ना पढ़नी पड़े। आप सिर्फ मेरे नोट्स को स्क्रैच से पढ़ लोगे तो भी आपको सब समझ में आ जाए। तो आप जब नोट्स बनाते हैं तो इसको नोट्स बनाने की टेंडेंसी से कीजिए। मैं जो लेकर आता हूं दैट इज समवॉट इक्विवेलेंट टू अ बुक, जो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं। आपको नोट्स बनाने की जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट वो लिखना है, दैट इज नोट्स। नोट्स बनाना सीखिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।